चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट इज लॉ ऑफ लिमिटेशन 1963। अब ये जो चैप्टर है इसमें से आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? नॉर्मली ओनली वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट विल बी ऑफ 4 to 5 मार्क्स। 4 या 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। डिफिकल्टी लेवल है सच कुछ भी नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न। अभी इसको तैयार करके आप रख देंगे तो एग्जाम में जस्ट इसको समराइज्ड वे में आप पढ़ के जाएंगे, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। आराम से आप आंसर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ये हम सबको पता ही है। टू प्रिस्क्राइब द पीरियड विद इन विच एग्जिस्टिंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, कि कितने टाइम में मुझे कोर्ट में जाना है अपने राइट को क्लेम करने के लिए या एनफोर्स करवाने के लिए, वो मेरे को यहां पे लिमिटेशन पीरियड बता देगा। तो ये एक्ट पर्टिकुलरली बनाया इसी चीज के लिए गया है कि कितने टाइम में केसेस कोर्ट में आने चाहिए, उसकी एक लिमिट बता दी गई है कि इतने टाइम में होना चाहिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जब लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट बनाया गया तो क्या ये हमारे फायदे के लिए था या हमारा नुकसान किया जा रहा है, कि कोर्ट हमें कह रही है कि तुम इतने टाइम के बाद केस नहीं कर सकते, तो कई लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया और कहा हमारा राइट हमसे छीना जा रहा है। तो इन्होंने क्लियर किया उस चीज को इस पर्टिकुलर केस में कि हम राइट नहीं छीन रहे हैं, वी आर ओनली सेइंग कि वी कैन नॉट प्रोवाइड रेमेडी इन दोज केसेस वेयर द लिमिटेशन पीरियड हैज एक्सपायर्ड। ये ऐसा कभी भी नहीं कह रहे कि तुम अगर टाइम के साथ आओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो टाइम लिमिट सिर्फ इसलिए बताई गई है ताकि लोग विजिलेंट रहें, टाइम रहते हुए केस को फाइल करें। इसका मकसद कहीं भी ये नहीं है कि हम उनकी साइड है जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल आप ये भी ऐड कर सकते हो, अगर तुम्हारा डेट किसी से लिया हुआ है या किसी को दिया हुआ है, उसका लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है, अब टाइम बाद डेट भी अगर कोई पे करता है या रिसीव करता है तो कोर्ट उसमें भी इंटरफेयर नहीं कर रही है। ये नहीं कहेगी कि टाइम बाद तुमने क्यों पे किया, ये तुम्हारा राइट ही नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ रेमेडी पे बार लगा रही है, राइट को एक्सटिंग्विश नहीं कर रही। तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो यू नीड टू रेफर द केस लॉ एज वेल, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये केस आपको जरूर से लिखना पड़ेगा। एक्ट किस पे बेस्ड है? पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लॉ सूट। यहां हमें ये देखना है कि कैसे भी करके केसेस का एंड हो, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक हम केसेस को चला नहीं सकते, तो हमें कहीं ना कहीं लिटिगेशंस को एंड करने के लिए, लॉ सूट्स को एंड करने के लिए एक लिमिटेशन तो बांधनी पड़ेगी। प्रिंसिपल किस मैक्सिम पे बेस्ड है? विजिलेंटिबस, नॉन डोरमेंटिबस, जूरास, सबविनिएंट, कि लॉ उनकी मदद करता है जो विजिलेंट है, चौकन्ने हैं, जो स्लीपी है, जो सो रहे हैं, उनकी लॉ मदद नहीं करता। तो वॉचफुल है उनकी मदद करेगा, स्लीपी लोगों की मदद नहीं करेगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिफरेंट टाइप ऑफ सूट्स के लिए कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले इसमें एक चीज आती है कि जब हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ें तो हमें यह पता चलता है कि देयर आर डिफरेंट पीरियड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट केसेस। तो हमें स्केड्यूल के कॉलम्स मिलते हैं कुछ, जिसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं। तो उन तीनों कॉलम को आपको साथ में देखना है कि कौन से केस में किस पर्टिकुलर टाइम पे कहां से पीरियड कमेंस होगा, कहां पे पीरियड खत्म होगा। नॉट ओनली द पीरियड, आपको सिर्फ पीरियड पे फोकस नहीं करना, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग भी उसका देखना है कि कब से स्टार्ट और कब खत्म। तो ये पूरा इसमें बताया गया है कि कहां से आपको लिमिटेशन पीरियड शुरू करना है और कहां वो एंड होगा जाके। बार ऑफ लिमिटेशन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये ही मेन सेक्शन है जो इस पर्टिकुलर एक्ट को इफेक्टिव बनाता है, सेक्शन नंबर 3। अगर ये सेक्शन ना होता तो लिमिटेशन एक्ट का कोई यूज ही नहीं था। इस सेक्शन में बेसिकली क्या बताया गया है कि मैंडेटरी है कोर्ट के लिए इस सेक्शन को फॉलो करना। मतलब मैं अगर कोर्ट में केस लेके चला जाता हूं लिमिटेशन पीरियड के बाद में, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं देखेगी लिमिटेशन पीरियड खत्म हुआ या नहीं, कोई दूसरी पार्टी डिफेंस में ये बोले कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तभी कोर्ट इस पे एक्शन लेगी। कोर्ट को अपने आप से, जिसको हम कहते हैं स्वो मोटो, ये देखना पड़ेगा कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हुआ है या अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है तो वो फिर उस केस को कभी भी नहीं लेंगे। तो सेक्शन 3 मैंडेटरी है, जितने भी प्रोविजन है सेक्शन 3 के दैट आर मैंडेटरी। तो कोर्ट कभी भी डिफेंडेंट की साइड से कुछ आने पर एक्शन नहीं लेगा, हमेशा अपने आप से देखेगा कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हुआ है या चल रहा है। तो ये सो मोटो वाला एक्शन है, अपने आप से ये चीज तुम्हें
करनी पड़ेगी। इस पूरे एक्ट की एफिकेसी आप कह सकते हो परफॉर्मेंस डिपेंड ही इस सेक्शन पे करती है कि ये सेक्शन पूरा कंप्लीटली आप इंप्लीमेंट करो तो प्रॉपरली इसको आप एक्ट को लागू कर पाओगे। एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कोज, इसका वैसे भी रेफरेंस कई सारे चैप्टर्स में, कई सारे एक्ट्स में आपको मिलेगा, लेकिन यहां पे भी क्वेश्चन इस पे से आता है कि क्या हम कुछ केसेस में टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो याद रखना ये सूट्स पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अपील्स और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, क्योंकि सूट्स में ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम इज गिवन। तो सेक्शन 5 पर्टिकुलरली कहता क्या है? सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर तुम्हारी एप्लीकेशन और अपील लगाने में डिले हो गया है और तुम्हारे पास एक सफिशिएंट कोज है कि क्यों डिले हुआ, कि यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग या यू मेट एन एक्सीडेंट, कुछ मिसहैपनिंग आपके साथ हो गई, तो आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। पर याद रखना ये सफिशिएंट कोज कोई राइट की तरह काम नहीं कर रहा है कि तुम्हें हमेशा ही मिल जाएगा। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि तुम्हारा सफिशिएंट कोज वो कंसीडर करे या ना करे। अब सफिशिएंट कोज देने पर आपको टाइम में क्या मिल जाएगा? एक्सटेंशन मिल जाएगा, और वो एक्सटेंडेड टाइम में भी फिर वो आप अपील और एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ये ही इसमें पर्टिकुलर बताया गया है। अब ये एक्सप्लेनेशन इसका बताया गया। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा कि अगर कोर्ट ने ही देरी कर दी तुम्हें ऑर्डर देने में जिसपे अपील होनी थी, एप्लीकेशन लगानी थी, तो वो जो कोर्ट ने डिले किया है उसको सफिशिएंट कोज मान लिया जाएगा। कोर्ट सफिशिएंट कोज उस चीज को मान लेगा जब कोर्ट की गलती की वजह से डिले हुआ होगा। अदर देन दैट सफिशिएंट कोज किसको मानेंगे? ये केस पे डिपेंड करेगा कि अलग अलग केसेस में फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दे विल डिसाइड कि कौन से में सफिशिएंट कोज माना जाएगा, कौन से में नहीं माना जाएगा। एक इसमें प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वर्ड आता है। तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मतलब कोई भी कहीं भी किसी भी लॉ में जो टाइम लिखा है दैट इज नोन एज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जरूरी नहीं है इस लिमिटेशन एक्ट में लिखा हो, कहीं किसी भी एक्ट में अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लिखा है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द पीरियड जो लिमिटेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब यहां पे जो तुम सफिशिएंट कोज के लिए रीजन दे रहे हो वो बियॉन्ड कंट्रोल आपके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चीज आपके कंट्रोल में थी, कंट्रोल में नहीं थी तभी वो सफिशिएंट कोज माना जाएगा। केस याद रख लेना रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड का, कि जब भी कोर्ट में तुम जाओगे सफिशिएंट कोज के डिले को एक्सप्लेन करने तो आपको हर एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा। एवरी डे इज टू बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट व्हाइल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि मेरे को लेना है इस केस को या नहीं लेना। अब जब तुम्हारा अपील या एप्लीकेशन में डिले हो गया है तो वो एक एक दिन का तुमसे हिसाब मांगेंगे, और अगर तुम एक भी दिन का एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो फिर तुम्हें टाइम में एक्सटेंशन नहीं देंगे। अब पर ये चीज कोर्ट के लिए कि वो जुडिशियली एक्ट करे, आर्बिट्रेरीली किसी एक पक्ष का फेवर ना करे। अगर उनको लगता है कि ले लेना चाहिए केस को तो कंसीडर हो जाएगा। सेक्शन 6, 7, 8 तीनों साथ में पढ़ने के। सेक्शन 6 माइनर के लिए 7 डिसेबिलिटी ऑफ 1 पर्सन आउट ऑफ मैनी, एंड सेक्शन 8 कंट्रोल बोथ द सेक्शन। सेक्शन 6 कहता है इफ समबडी इज माइनर, माइनर है कोई पर्सन और उसका केस करने का टाइम जब तक खत्म होता है, मतलब जो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होता है तब तक वो मेजर भी नहीं हुआ, तो अब तुम्हें उसको टाइम में एक्सटेंशन देना पड़ेगा। कितना देंगे वो कंट्रोल करता है सेक्शन 8, कि उतना नहीं जितना ओरिजिनल टाइम था। ओरिजिनल टाइम में बी लेस और मे बी मोर, मे बी हो सकता है 1 ईयर हो, मे बी हो सकता है 12 ईयर्स हो, तो उतना नहीं देना, आपको एवरेज 3 ईयर्स देने। कि जब वो 18 का हुआ उसके बाद से 3 साल उसको मिलेंगे केस फाइल करने के लिए, तो कितने हो गए? 21 ईयर्स। तो इफ सपोज समबडी इज माइनर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द केस और उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म भी होता है, वो मेजर नहीं हो पाता, तो मेजर होने के बाद ही और शी विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स फॉर फाइलिंग द केस। अब ये सेक्शन 7 किस चीज से रिलेटेड है? सेक्शन 7 में सिंपली इतना बताया गया है कि बहुत सारे लोगों में से किसी एक की ही डिसेबिलिटी है, तो तुम ये जज करो क्या उस एक का होना उस केस में इतना जरूरी है कि उसके बिना केस फाइल नहीं हो सकता। अगर फाइल हो सकता है तो आप अभी कर दें, और अगर नहीं हो सकता देन यू नीड टू वेट, तब एक्सटेंशन मिल जाएगा। और अगर तुम उस चीज का बहाना लेके केस अभी फाइल नहीं कर रहे हो तो कोर्ट कहेगा नहीं, बहाना नहीं चलेगा, यू जस्ट फाइल द केस, उसके बिना भी केस किया जा सकता है। तो जब भी सेक्शन 6, 7 और 8 पढ़ें तो साथ में पढ़ें, क्योंकि क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी कि कब कब क्या चीज अप्लाई होगी। 6 है माइनर के लिए, 7 है एक बंदे की डिसेबिलिटी, बाकी में कोई डिसेबिलिटी नहीं है,
और 8 इन दोनों को कंट्रोल करता है, लिमिट कर देता है उस टाइम पीरियड को, एक्सटेंशन को 3 इयर्स तक, उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और याद रखना ये केसेस के लिए है। जो हमने सफिशिएंट कोज की डॉक्ट्रिन पढ़ी थी वो अपील्स और एप्लीकेशन के लिए थी, ये पर्टिकुलरली केस के लिए बताया गया है। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम सेक्शन 9, इसमें सिंपली इतना बताया गया कि सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी से एक्सटेंशन नहीं मिलता। अब हम ये कैसे समझें, मतलब मैं एक माइनर हूं, ठीक है, मेरा केस करने का टाइम निकले उससे पहले मैं मेजर हो जाऊंगा तो आई विल नॉट बी ग्रांटेड एनी एक्सटेंशन। या फिर मान लो somebody was my फादर, माई मदर, जो भी कोई था, अगर उनकी साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और मेरे ऊपर ये, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता हूं, मेरे पर जिम्मेदारी आ जाती है केस करने की, तो अब अगर टाइम लिमिट स्टार्ट हो चुकी थी केस करने की, उसके बाद अगर वो मिसहैपनिंग हुई है तो उसमें भी एक्सटेंशन टाइम में नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं कि अगर डिसेबिलिटी तुम्हारे केस करने के टाइम से पहले आती है तो यू विल गेट एन एक्सटेंशन फॉर द सेम, पर डिसेबिलिटी केस करने के टाइम स्टार्ट होने के बाद में आती है जिसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, तो यू विल नॉट गेट एनी एक्सटेंशन। वो टाइम जो एक बार शुरू हो गया वो खत्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं, वो रुक नहीं सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो हम कहेंगे प्रीवियस डिसेबिलिटी हुई तो यस मिल जाएगा, लेकिन सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी में ये कंटिन्यू चलेगा टाइम, उसके बाद आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सेक्शन 10 कहता है कि ट्रस्ट वगैरह पे ये रूल अप्लाई नहीं होते, उनके लिए अलग बने हुए हैं, तो उन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कैसे कंप्यूट करूंगा मैं ये पीरियड, तो कुछ दिन हमें एक्सक्लूड करने होते हैं, वो हम कौन कौन से दिन करेंगे वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में पहले जो सेक्शन 12 बताया गया है ये कह रहा है कि कब कब हमें कंप्यूट करना पड़ता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कहां कहां रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला सूट्स के लिए, केसेस के लिए, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए। दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड for an appeal or an application for leave to appeal or for revision or review of judgment, इन चीजों के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा कंप्यूट। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड फॉर एन एप्लीकेशन मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, डिक्री या ऑर्डर पे अपील है तो उसके लिए भी ये कंप्यूट होगा। साथ ही साथ एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। तो ये सारे केसेस बताए गए हैं सेक्शन 12 में, जब जब आपको कंप्यूट करना पड़ेगा लिमिटेशन पीरियड एकदम प्रॉपर मैनर में कि कितना कितना लिमिटेशन पीरियड कब कब रहेगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन सेक्शन 12 का। टाइम टेकन बाय कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर कॉपी इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टाइम फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिक्री एंड ऑर्डर। जब भी कोर्ट का जो टाइम लगेगा डिक्री बनाने वगैरह में वो एक्सक्लूड नहीं होगा, उसके बाद अगर डिले कुछ होता है कोर्ट की तरफ से तो वो फिर एक्सक्लूड हो जाएगा। अब सेक्शन 13 कहता है कि अगर कोई पॉपर है, मतलब बहुत गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर, तो वो एप्लीकेशन इस चीज के बेसिस पे भी लगा सकता है कि मैं बहुत गरीब हूं, तो जब मैं इतना गरीब हूं तो मेरा ये वाला टाइम एक्सक्लूड कर लो, मैं जब तक पैसे का बंदोबस्त करता हूं। सेक्शन 14 बोनाफाइड टेकन इन अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, टाइम जो तुम्हारा बोनाफाइड इंटेंशन से तुमने लगा दिया एक ऐसी कोर्ट में जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो अब मेरी गलती नहीं है, कोर्ट की गलती थी, उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, दे वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, उनको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। तो अब मेरी गलती नहीं है क्योंकि मेरा बोनाफाइड इंटेंशन था, तो अब मुझे ये टाइम भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। पर याद रखना इसके लिए ये चीजें एग्जिस्ट होना जरूरी है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कोर्ट वाले पे। Plaintiff or the applicant was proceeding another civil proceeding against the defendant with due diligence, मतलब तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं थी, तुम प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलीजेंस को फॉलो करते हुए केस चला रहे थे उस डिफेंडेंट के खिलाफ। प्रीवियस सूट और एप्लीकेशन रिलेटेड टू सेम मैटर इन इशू, और जो तुम्हारा पहला वाला केस था वो इसी मैटर से रिलेटेड था। प्लेंटिफ और एप्लीकेंट प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ, इनका कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। कोर्ट वाज अनेबल टू एंटरटेन द सूट और एप्लीकेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर लाइक कोर्स, कोर्ट नहीं ले पाई मेरा केस या कोर्ट नहीं डिसाइड कर पाई तो उनकी गलती, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। तो जब ये चीजें तुम कोर्ट में प्रूव कर दोगे चारों, तो तुम्हारा केस फिर आगे से शुरू होगा। टाइम लिमिट जो लिमिटेशन पीरियड होगा वो वहां से शुरू होगा जितना टाइम तुम्हारा उस कोर्ट ने खराब किया है। कुछ टाइम को हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है, जैसे 15(1) में बताया गया है, अगर किसी ने इंजंक्शन ले रखा है तो इंजंक्शन जब लिया
और इंजंक्शन जब खत्म हुआ उतना टाइम तक केस नहीं हो सकता, स्टे लगा रहेगा, तो उस टाइम को तुम्हें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 15(2) अगर कहीं तुम्हें सैंक्शन लेना हो गवर्नमेंट का किसी पर्टिकुलर केस में, तो वो अप्रूवल लेने तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकता। सेक्शन 15(3) जब किसी के लिए रिसीवर या इंटरिम रिसीवर अपॉइंट करना हो तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके अपॉइंट होने के 3 मंथ्स तक का। 3 महीने बाद से फिर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो अगर रिसीवर या इंटरिम रिसीवर या लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंट होते हैं तो आपको उनके अपॉइंटमेंट से 3 महीने बाद से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे पहले लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकता। 15(4) जब सेट असाइड ऑफ सेल की एप्लीकेशन लगी हो तो पोजेशन के लिए केस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो मैंने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बेची और आज की डेट में मैं तुम्हें देना नहीं चाह रहा हूं पोजेशन उस चीज का, और मैंने सेल को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन या केस कर रखा है, तो अब तुम पोजेशन लेने के लिए केस कर ही नहीं सकते। तो जब तक ये सेट असाइड वाला मामला नहीं हो जाता कंप्लीट, तब तक तुम्हारा केस फाइल नहीं हो सकता। तो ये टाइम पक्का एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 15(5) डिफेंडेंट इंडिया के बाहर था तो हाउ वुड आई हैव फाइल्ड द केस, में कैसे केस फाइल करता, तो उतना टाइम आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जब वो आएगा उसके बाद से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। 16(1) और 2 जब किसी पर्सन का राइट आया केस करने का, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो अब तुम्हें उस लिमिटेशन पीरियड को वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा जब उसके सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होते हैं। डेथ ऑफ अ पर्सन बिफोर द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट, the period of limitation shall be computed for the time when the legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application। तो जब तक उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं होता उतना टाइम तुम्हें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो डेथ से लेके कब तक? अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये आपको टाइम पक्का एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये डिफेंडेंट की साइड भी है और प्लेंटिफ की साइड, ऐसे नहीं कि एक साइड में टाइम मिलेगा दूसरे में नहीं, दोनों साइड पे इक्वली है। तो 16(1) है प्लेंटिफ के लिए, 16(2) है डिफेंडेंट के लिए। 16(3) above rule does not apply to suits to enforce right of preemption। प्रीएम्प्टिव राइट्स के केस में ये नहीं अप्लाई होता है, एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं होता, एक्सक्लूजन, आपको तब का तब वो राइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। प्रीएम्प्टिव राइट कौन से? जो हमारे इनहेरिटेड राइट होते हैं या हेरिडिटी राइट्स होते हैं, उनको आप प्रीएम्प्टिव राइट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सेक्शन 17 जब कहीं पे फ्रॉड और मिस्टेक पे बेस्ड अगर कोई चीज हो तो आपको जब वो आइडेंटिफाई होगा तभी तो आप केस करोगे, तो इसलिए ये टाइम भी एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब मुझे पहले आइडिया नहीं था कहीं फ्रॉड या मिस्टेक हुआ है, अब मुझे आज की डेट में पता चला, तो मेरा टाइम लिमिट तो अब से स्टार्ट होना चाहिए ना, जब मुझे पता चला है कि यहाँ फ्रॉड या मिस्टेक मेरे साथ हुई है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन पीरियड पे एक्नॉलेजमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है? डील्स विद द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, सेक्शन नंबर 18। अब पहली चीज इसमें जो याद करनी पड़ेगी दैट इज की वैलिड एक्नॉलेजमेंट किसको कहते हैं। देयर मस्ट बी एन एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट, ये हमेशा किसी प्रॉपर्टी या राइट के लिए होना चाहिए, एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड से पहले आना चाहिए, साइंड बाय द पार्टीज और हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। तो ये पहले लिखोगे कि वैलिड एक्नॉलेजमेंट क्या है, देन आफ्टर उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट ये होगा जब भी एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट तुम्हारे पास आ जाएगा लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले, तो एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। कहां से? जिस दिन तुम्हें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है उस दिन से आपका नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेक्शन 18 है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर ये सारा सेटिस्फाई हुआ ऊपर की कंडीशन, तो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड ये कंप्यूट होगा यहां से एक्नॉलेजमेंट की डेट से। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लीगेसी, सेक्शन 19। इसमें क्या होता है, अगर तुमने किसी से डेट या इंटरेस्ट ले रखा है और तुम उसका पार्ट पेमेंट कर देते हो, तो पार्ट पेमेंट जिस दिन हुआ उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस दिन तुमने एक तरह से एक्नॉलेज कर दिया उस पर्सन को कि हाँ मेरा कुछ बकाया है, तो उस दिन से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट में हम कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे? जैसे सेक्शन 24, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब इंग्लिश कैलेंडर जो आज की डेट में हम देखते हैं, जो
जनवरी फरवरी वाला, मतलब पंचांग वगैरह से आपको तिथियां नहीं देखनी, और अगर तिथि लिखी भी है किसी एग्रीमेंट में तो आपको वो नहीं लेनी, आपको उस पर्टिकुलर तिथि पे क्या डेट थी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है लिमिटेशन पीरियड। तो इंस्ट्रूमेंट्स पे डेट क्या होगी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेगी। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, इसका मतलब ये होता है, सेक्शन 25 कहता है कि कब मैं अगर लंबे समय तक कहीं विदाउट इंटरप्शन रह रहा हूं, ईजमेंट्स को एंजॉय कर रहा हूं, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वे, एयर, सब कुछ, तो कब मैं पोजेशन मांग सकता हूं, कब उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता हूं। तो इफ इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो 20 इयर्स तक रहना है आपको, और अगर गवर्नमेंट की है तो 30 इयर्स, और उसके बाद कितना टाइम, 2 साल का। तो अगर 30 इयर्स तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और 20 इयर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसके बाद 2 साल तक आप उसका पोजेशन मांग सकते हो, एक्वायर करने का उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई अब मेरी हो गई है, क्योंकि विदाउट इंटरप्शन में यहां पे रह गया इतने लंबे समय तक। लिमिटेशन एंड रिट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिमिटेशन पीरियड रिट को भी इंपैक्ट करता है? नो, रिट पिटीशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तुम्हारा रिट लगाने का राइट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, भले ही कितने भी लिमिटेशन एक्ट क्यों ना बना दिए जाए। तो लिमिटेशन एक्ट रिट पिटीशन के बीच में नहीं आता। अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा जो रिट पिटीशन का राइट है वो मुझे एक्सरसाइज करना है, तो एनी टाइम ही कैन एक्सरसाइज दैट राइट, उसमें ये लिमिटेशन पीरियड काम नहीं आता। तो हम सिंपली शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि लिमिटेशन पीरियड रिट्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। इसके लिए केस है वो भी याद रख सकते हो, त्रिलोकचंद मोतीचंद वर्सेस एचपी मुंशी का केस है, जिसमें ये कहा इट इज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन दैट फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम, कि स्टेट एक्शन के वैसे भी अगेंस्ट ही होता है कि हम फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सकते हैं। तो कितने भी लिमिटेशन एक्ट बना दो, फंडामेंटल राइट का मामला रहा तो हम पिटीशन तो लगा सकते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये कैसे कैसे क्लासिफाई हुआ है, अलग अलग टाइम लिमिट है अलग अलग केसेस के लिए। तो सबसे बड़ा जो पीरियड यहां पे आपको बताया गया है दैट इज 30 इयर्स। ये कब कब मिलता है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी को जब मॉर्गेज हुआ हो। तो मॉर्गेजर को किस लिए, अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस लेने के लिए, मॉर्गेजी को फोरक्लोजर के लिए टाइम दिया जाता है। तो सिंपली याद रख लेना मॉर्गेज, तो मॉर्गेज में मॉर्गेजर और मॉर्गेजी दोनों को 30 इयर्स मिलता है। गवर्नमेंट सेंट्रल हो चाहे स्टेट, अगर हम पे केस करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट पे केस करना हो, तो वी गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 30 इयर्स। उससे छोटा जो टाइम पीरियड है दैट इज 12 इयर्स। ये किस किस के लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट या एंडोमेंट के केसेस के लिए 12 इयर्स का टाइम है। 3 इयर्स किसके लिए, 3 इयर्स का टाइम पीरियड है अकाउंट से रिलेटेड केस, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, डिक्लेरेटरी सूट रिलेटिंग टू डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट, और मूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस के लिए 3 साल का आपको टाइम मिलेगा। 1 से 3 साल का टाइम कब, एक तो टोर्ट के केसेस में या और कोई मिसलेनियस मैटर जिनका पीरियड हमें प्रेस्क्राइब नहीं किया गया, बताया नहीं गया, उसको फिर 1 से 3 में कहीं भी फिक्स किया जा सकता है। 10 से 90 दिन, अब ये केसेस के लिए तो नहीं हो सकते, ये अपील्स और एप्लीकेशन के लिए होंगे। तो 10 दिन का टाइम बेसिकली आपको कब मिलता है, समरी प्रोसीजर में डिफेंस का स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। तो आप 10 दिन में नहीं करोगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। 30 दिन का टाइम कब मिलता है, जब मुझे डेथ सेंटेंस दे दी कोर्ट ऑफ सेशन ने या हाई कोर्ट ने, तो फिर मेरे को 30 दिन मिलेंगे अपील करने के उसके खिलाफ। 60 दिन कब मिलेंगे, जब डेथ सेंटेंस की बात नहीं हो, अदर सेंटेंस आपको दी गई हो, तो आपको 60 दिन मिलेंगे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, और 30 दिन मिलेंगे किसी दूसरी कोर्ट में अपील करने के लिए। तो जब डेथ सेंटेंस की बात होती है तो 30 डेज का ही टाइम मिल रहा है, लेकिन 60 डेज और 30 डेज वेरी करेगा जब आपकी अदर सेंटेंस हो। 30 डेज तो दूसरी कोर्ट्स के लिए, और हाई कोर्ट हुई तो यू गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज। और वही लीव टू अपील के लिए 60 डेज हाई कोर्ट में और 30 डेज एनी अदर कोर्ट में। तो इस तरह से ये आपके लिमिटेशन पीरियड्स बताए गए हैं। अब देखो, जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा, एक बार मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। पहला, लिमिटेशन पीरियड, बार्स द रेमेडी डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, बॉम्बे डाइंग वाला केस, वो एक इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट कोज की डॉक्ट्रिन। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन नंबर 18 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप पढ़ सकते हो। प्लस उसके अलावा ये लिमिटेशन पीरियड्स ध्यान रख लेना कि कब कब कौन सा अप्लाई होता है।